वेलकम स्टूडेंट। अधिगम पर आधारित वीडियो की श्रृंखला में आज के इस वीडियो लेक्चर का टॉपिक है अधिगम के सिद्धांत पार्ट 4, जिसमें सम्मिलित हैं अधिगम के सिद्धांत में सूच का सिद्धांत और अहम की तल्लीनता का सिद्धांत। सबसे पहले बात करेंगे अपन सूच का सिद्धांत अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। अंतर्दृष्टि अथवा सूच के सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने किया था, इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दाइमर थे, जिसको कोफका और कोहलर ने आगे बढ़ाया था। गेस्टाल्ट सिद्धांत जर्मन स्कूल की देन है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाद में अमेरिका चले गए थे। गेस्टाल्ट स्कूल का जन्म सन 1920 में हुआ था। इस स्कूल से संबंधित व्यक्ति वर्दाइमर, कोहलर तथा कोफका हैं। इस सिद्धांत के अन्य नाम हैं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग, और गेस्टाल्टवादी सिद्धांत। गेस्टाल्ट किसी व्यक्ति या स्थान का नाम नहीं है, यह जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है समग्र आकृति या पूर्णाकार। पूर्णाकारवाद के अनुसार किसी वस्तु को आंशिक रूप में नहीं अपितु पूर्ण रूप में देखा अथवा सीखा जाता है। इसलिए यह भी कहा गया है कि संपूर्ण अथवा समग्र उसके खंडों के योग की तुलना में बड़ा होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्राणी जो कुछ देखते, सुनते या अनुभव करते हैं, उसकी एक पूर्ण आकृति बनती है। गेस्टाल्टवादियों के विचारों में एक गेस्टाल्ट या आकृति एक समग्र है, जिसकी विशेषताएं समग्र की आंतरिक प्रकृति द्वारा लगाई जाती है, न कि उसके व्यक्तिगत तत्वों की विशेषताओं द्वारा। व्यक्ति जब किसी नवीन परिस्थिति में आता है या उसके समक्ष कोई समस्या आती है, तो वह उन परिस्थिति या समस्या के विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है तथा वह संपूर्ण स्थिति को समझ जाता है, तभी वह उसके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति का ठीक से समझना ही उसका सूझ का परिचायक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक वर्दाइमर थे। कोफका और कोहलर ने इसे आगे बढ़ाया। कोहलर ने एक बहुत प्रसिद्ध प्रयोग किया। उनका प्रयोग चिंपांजी नामक सुल्तान नामक चिंपांजी के ऊपर किया गया था। उससे पूर्व सन 1912 में वर्दाइमर ने चलचित्रों के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर कई प्रयोग किए। कैमरे से अलग अलग आसनों के चित्र लिए उन्होंने। प्रत्येक चित्र अपने आप में स्थिर होता है और किसी एक स्थिति का बोध कराता है। यदि दो चित्रों को कुछ समय का अंतर देकर दिखाया जाता है तो पृथक पृथक चित्र दिखाई देते हैं, किंतु यदि दोनों चित्रों को इतनी जल्दी दिखाया जाए कि दोनों के संस्कारों के बीच कोई अंतर न रहे, तो वे एक ही चित्र दिखाई पड़ते हैं। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, और इसी प्रकार कई चित्र यदि जल्दी जल्दी दिखाए जाते हैं तो चलने का आभास होता है। यदि क्रमानुसार कई दृश्यों को एक साथ प्रस्तुत किया जाता है तो चलचित्र बन जाता है। इस प्रकार चलचित्र की अपनी अलग विशेषता है, जो चित्रों में पृथक पृथक नहीं पाई जाती। यदि इस चलचित्र की श्रृंखला से चित्रों को अलग किया जाए तो वे चित्र गतिहीन और निरर्थक दिखाई पड़ते हैं, किंतु उन्हें एक निरंतर क्रमिक श्रृंखला में देखने पर उनमें गति एवं जीवन दिखाई पड़ता है। वर्दाइमर के सिद्धांत का फोकसी बिंदु यह तथ्य है कि जब मानवीय आंख एक के बाद दो दृश्य उद्दीपनों को देखती है तो उसकी प्रतिक्रिया से उन उद्दीपनों का पैटर्न, जिसे हम डिजाइन कहते हैं, युगपत बनता है। जैसे कि इस चित्र में बिंदी जैसी आकृति दिखाई गई है। यह जो आकृति इस प्रकार की है कि इनका पृथक अस्तित्व नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये एक घूमे हुए क्रॉस की आकृति का बोध कराते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि पूर्ण में एक ऐसी विशेषता होती है जो भागों में नहीं पाई जाती। पूर्ण केवल भागों का योगफल नहीं होता, बल्कि उनमें भागों के अतिरिक्त
पूर्णता का अपना गुण छिपा रहता है। किसी भी समग्राकृति की विशेषताएं केवल उसके व्यक्तिगत तत्वों के द्वारा नहीं, अपितु उसके आंतरिक संगठन या प्रकृति द्वारा निश्चित है। वर्दाइमर के इस सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कोहलर ने वनमानुषों और चिंपांजियों के सीखने की प्रक्रिया का वर्णन करने में सबसे पहले इस शब्द इंसाइट का प्रयोग किया था। उन्होंने अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखने के नाम से सिद्धांत को प्रकाश में लाने के लिए कुत्ते, मुर्गियों, वनमानुष तथा चिंपांजियों पर बहुत प्रयोग किए। उनका जो प्रयोग था एक पॉपुलर प्रयोग था। उन्होंने अपने एक प्रयोग में कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया और पिंजरे की छत में केले को इस तरह लटका दिया कि वह उछलकर भी उसे प्राप्त न कर सका। पिंजरे में एक लकड़ी का बक्सा भी रख दिया था। सुल्तान ने उछल कर केले को प्राप्त करने के अनेक प्रयास किए, किंतु वह सफल नहीं हुआ। लेकिन अचानक ही उसके मन में एक विचार सूझा। उसने बक्स को लटकते हुए केले को नीचे रख लिया, उस पर चढ़कर एक छलांग लगाई और इस तरह उसने केले को प्राप्त कर लिया। दूसरे प्रयोग ने कोहलर ने समस्या को कुछ कठिन बनाने का प्रयत्न किया। अब इसमें केले तक पहुंचने के लिए छलांग लगाने में 2 बक्सों की आवश्यकता पड़ती थी। चिंपैंजी ने इस समस्या को भी पहले की तरह ही हल किया। तीसरे प्रयोग में केले को और अधिक ऊंचाई पर लटकाया गया ताकि वह दोनों बक्सों का प्रयोग कर उछलने पर भी हाथ न आए। पिंजरे में एक डंडा रख दिया। अचानक ही चिंपैंजी को एक तरकीब सूझी तथा उसने डंडे का प्रयोग कर केले को प्राप्त कर लिया। एक अन्य पेचीदे प्रयोग में भूखे चिंपैंजी को पिंजरे में बंद कर दिया गया तथा पिंजरे में 2 विशेष प्रकार के छोटे बड़े डंडे रख दिए गए, जिनके सिरे एक दूसरे में फंसाकर एक लंबा डंडा बनाया जा सकता था। पिंजरे के बाहर केला इतनी दूर रखा गया कि चिंपैंजी ने अपने हाथ पैरों को इधर उधर चलाकर केले को प्राप्त करने की चेष्टा की। कुछ समय बाद एक एक करके डंडों का प्रयोग किया, परंतु सफलता नहीं मिली। अपने असफल प्रयत्नों के पश्चात वह चिंपैंजी डंडों से खेलने लगा। अचानक ही उन दोनों डंडों के सिरे आपस में फंस गए। फिर क्या था, चिंपैंजी ने तुरंत समझ लिया कि अब लंबे डंडे से केला प्राप्त किया जा सकता है। उसने इस लंबे डंडे का प्रयोग कर लिया और केला खींचकर खा लिया। अपने इस प्रकार के प्रयोग द्वारा कोहलर ने निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विभिन्न समस्याओं को हल करने में उसके चिंपैंजी ने प्रयास एवं त्रुटि विधि का प्रयोग नहीं किया। उनके अनुसार चिंपैंजी ने सूझ या अंतर्दृष्टि का प्रयोग कर अपनी समस्या को हल करने में सफलता प्राप्त की। यहाँ ध्यान रहे कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक प्रयास और त्रुटि ट्रायल एंड एरर विधि को नहीं मानते हैं। अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने सूझ द्वारा सीखने की कुछ विशेषताएं पहचानी। उनके अनुसार सूझ द्वारा सीखने की विशेषताएं हैं, पहली है सूझ यकायक होती है, ऑल ऑफ सडन होती है। प्रयास करने के बाद जब विषयी थक जाता है तो अचानक उसके मस्तिष्क में समस्या का हल उत्पन्न होता है। सूझ में बुद्धि से काम लेना होता है। विवेकपूर्ण प्राणी शीघ्र सीख लेते हैं। सूझ में पूर्व अनुभव सहायक होते हैं। सूझ समस्यात्मक परिस्थिति पर निर्भर करता है। इस बात पर निर्भर करता है कि समस्या का प्रस्तुतिकरण प्रयोज्य के समक्ष किस प्रकार से किया गया है। सूझ के मूल में प्रयास एवं त्रुटि रहती ही है, यानी प्रयोज्य 1 या 2 बार गलती करता ही है। जब तक समस्या का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, दूसरे शब्दों में जब तक समस्या को विषयी या प्रयोज्य ठीक तरह से पहचान नहीं लेता, तब तक सूझ उत्पन्न नहीं होती है। एक बार सूझ द्वारा समस्या का समाधान हो जाने पर उसकी पुनरावृत्ति अत्यंत सरल हो जाती है या प्रयास और त्रुटि की संभावना उसमें बिल्कुल नहीं होती और सूझ द्वारा सीखना
स्पष्ट तथा स्थायी होता है और उसके मस्तिष्क में उसका विस्मरण अपेक्षाकृत नहीं होता है। इन प्रयोगों और विशेषताओं के बाद इस सिद्धांत के कुछ नियम सामने आते हैं। पहला है समानता का नियम, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी। इस नियम के अनुसार जो उद्दीपक एक दूसरे के समान होते हैं वे आसानी से समूहबद्ध या संगठित हो जाते हैं। अर्थात जो वस्तुएं समान आकार की होती हैं, सूझ में उनका पूर्णाकार रूप उसी प्रकार का होता है और यह समानता किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे आकार, रंग, चमक। जैसे इस फिगर में हम देख रहे हैं, इसमें बिंदियां दी गई हैं, दो प्रकार की हैं, एक तो लाइट है, डार्क है। हम इसको देखते हैं तो जो डार्क बिंदी है वो एक लाइन के रूप में हमें दिखाई दे रही है और जो लाइट है उनकी दूसरी लाइन के रूप में दिखाई दे रही है, जबकि दोनों जो आकृति उनकी है वह सेम है। दूसरा है समीपता का नियम, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी। इस नियम के अनुसार उद्दीपक के वे अवयव जो एक दूसरे के समीप होते हैं वो उस समीपता के कारण उप समूह में संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति इन्हें एक संगठित रूप में देखता है। अर्थात समान आकार वाली वस्तुएं एक समूह के रूप में आसानी से देखी जाती हैं, या जो दो पास हैं उनको हम अलग रूप में संगठित कर लेते हैं, चाहे उनके एलिमेंट समान ही क्यों ना हो। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हमें बिंदियों की आकृति दी हुई है, लेकिन जो बिंदियां समीप है उनका संगठन हमें एक अलग दिखाई दे रहा है और दूसरे का हमें अलग दिखाई दे रहा है। नियम है समापन का नियम, लॉ ऑफ क्लोजर, जिसे हम रिक्त पूर्ति का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब किसी उद्दीपक के अवयव एक दूसरे से आच्छादित अथवा घिरे हुए होते हैं तो इस प्रकार घिरे हुए भागों का संगठन या समूहीकरण हो जाता है और हम इनका ज्ञान एक आकृति विशेष के रूप में कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क की आंख रिक्त स्थानों की पूर्ति स्वयं कर लेती है। हमारे सामने जो फिगर दिए गए हैं, आयताकृति, वृत्त और त्रिभुज हम देख रहे हैं, इनमें कुछ रिक्त स्थान हैं, लेकिन हम इन रिक्त स्थान की अवहेलना करते हुए इन्हें एक पूर्ण आकृति के रूप में हम देख रहे हैं। अगला है निरंतरता का नियम, लॉ ऑफ कंटिन्यूटी। इस नियम के अनुसार उद्दीपक के जिन अवयवों में निरंतरता होती है वे निरंतरता के कारण आसानी से समूहबद्ध या संगठित हो जाते हैं और व्यक्ति इन्हें एक उद्दीपक के रूप में ही देखता है। कहने का आशय है कि निरंतरता के इस नियम के अनुसार स्वयं के सदृश्य वस्तुओं से प्रत्यक्षीकरण में संबंध स्थापित होते हैं और हमारे जो पूर्व अनुभव हैं वो भी एक से दूसरे उस घटना की हमें याद दिलाते, स्मरण दिलाते हैं। एक से हमें दूसरी घटनाओं की याद आते हुए हमारे मस्तिष्क में निरंतरता बनी रहती है। इस प्रकार गेस्टाल्टवादियों द्वारा दिया गया सूझ का सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में विशेष उपयोगी है। हम कक्षा में विकसित बौद्धिक क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, यह सिद्धांत एकीकृत पाठ्यक्रम निर्माण पर बल देता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के अंतर्गत विद्यार्थी की विभिन्न मानसिक शक्तियों का विकास संभव है, जैसे
तर्क शक्ति, विचार शक्ति, कल्पना शक्ति, इन मानसिक शक्तियों के द्वारा ही बालक के मस्तिष्क में सूझ उत्पन्न की जा सकती है। अगला, यह सिद्धांत शिक्षण के महत्वपूर्ण सूत्र टीचिंग मैक्सिम पूर्ण से अंश की ओर का प्रतिपादन करता है। यह सिद्धांत यांत्रिक तरीकों से सीखने का खंडन करता है, यानी रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है और समस्या समाधान विधि के प्रयोग पर बल देता है। ये था सूझ का सिद्धांत। नेक्स्ट हम हैं अहम का तल्लीनता का अधिगम सिद्धांत, ईगो इन्वॉल्वमेंट लर्निंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन शेरिफ एंड कैंट्रेल ने किया था। उद्दीपन, अनुक्रिया तथा पुनर्बलन सिद्धांत ने अधिगम प्रत्यय की व्याख्या सीमित रूप में की है, क्योंकि यह अधिगम सिद्धांत कुत्ते, बिल्ली, कबूतर तथा चूहों के पर किए गए प्रयोगों के निष्कर्षों पर आधारित थे, जबकि मानव एक चेतन एवं बौद्धिक प्राणी है। इसकी अधिगम प्रक्रिया पशुओं तथा पक्षियों से भिन्न प्रकार की होती है। अहम की तल्लीनता का अधिगम सिद्धांत तथा इससे संबंधित अधिगम का प्रत्यय उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम तथा सूझ अधिगम से उच्च स्तर का है। मनुष्य का आकांक्षा स्तर अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है और आकांक्षा स्तर मनुष्य की अधिगम तल्लीनता को निर्धारित करता है। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो परीक्षा में प्रथम श्रेणी की आकांक्षा उच्च स्तर की है। उसके प्राप्ति हेतु अधिक परिश्रम करना होगा और बालक को अधिगम में तल्लीन रहना होगा, जबकि परीक्षा में द्वितीय श्रेणी प्राप्त करने पर उसे प्रसन्नता नहीं होगी। लेकिन यदि आकांक्षा स्तर द्वितीय श्रेणी के लिए है और प्रथम श्रेणी आती है, तब अधिक प्रसन्नता होगी और आगे के अधिगम के लिए वह ज्यादा तल्लीन होगा। अहम का तल्लीनता सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए शेरिफ और कैंट्रेल ने अधिगम के 3 तत्व बताए हैं। एक है अहम ईगो, सेकंड है कार्य में छात्र की तल्लीनता द लर्नर्स इन्वॉल्वमेंट इन टास्क, और तीसरा है आकांक्षा का स्तर लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। अपन बात करते हैं अहम की। ईगो, अहम एक मानसिक विशेषता है जो सभी जटिल क्रियाओं के लिए आवश्यक आधार होती है। हम इसे स्व या सेल्फ भी कहते हैं। स्व में अनुभव एवं नैतिकता सम्मिलित होती है। फ्राइड के अनुसार अहम हमेशा केंद्रीय भूमिका निभाता है। मनोविश्लेषण में अहम को विशेष महत्व दिया जाता है। अहम ऐसा तत्व है जिसका व्यक्ति स्वयं निरीक्षण करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी विशेषताओं तथा गुणों से परिचित होता है। ऐसा एक मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति ही अनुभव कर सकता है कि उसका अहम किस प्रकार का है, उसमें किस प्रकार का ईगो विद्यमान है। अहम मूल्यों तथा अभिवृत्तियों का संगठन है। अहम का विकास निरंतर धीमी गति से जन्म से ही आरंभ होता है। यह गुण समाज के संपर्क में आकर अर्जित किया जाता है। अहम के अंतर्गत स्वार्थ तथा अहम भावना अधिक होती है और यह स्व से संचालित होती है।
अहम का विस्तार आंशिक रूप से संस्कृति पर निर्भर करता है। इसको हम इस प्रकार से भी स्पष्ट कर सकते हैं कि संस्कृति ही निर्धारित करती है कि बालक में अहम या स्व किस प्रकार का होगा। यह अंतर हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। ग्रामीण संस्कृति के बालकों का अहम अलग होता है, जबकि शहरी संस्कृति के बालकों का अहम या स्व अलग है। सेकेंड है कार्य में छात्र की तल्लीनता। शेरिफ और कैंट्रिल के अनुसार व्यक्ति दो प्रकार से वातावरण में प्रतिक्रिया करता है। प्रथम, स्वाभाविक रूप से प्रथम ढंग वह होता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से वातावरण में प्रतिक्रिया करता है। ऐसा वह दैनिक कार्यों में करता है, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, अपने जो कार्यस्थल पर जाने के लिए रेडी होते हैं, तो रेडी होने में मान लीजिए हमने टाई बांधनी है, हमें शूज पहनने, तो शूज के टैग भी हम उसी सामान्य प्रक्रिया से बिना किसी प्रयास के वो स्व संचालित होते रहते हैं। उसके बाद हम गाड़ी ड्राइव करते हैं तो वह भी स्व संचालित होती है, और इसके लिए हमें विशेष प्रकार के प्रयास की आवश्यकता नहीं होती है। और सेकंड होता है अस्वाभाविक रूप से, जब व्यक्ति किसी नवीन कार्य को करता है, उसे पूरा करने के लिए उसे कार्य के प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होता है, उसमें लगन और सूझबूझ का परिचय देना होता है। शेरिफ और कैंट्रिल का कहना है कि प्रथम प्रकार के कार्यों में अहम तल्लीन नहीं होता, जबकि द्वितीय प्रकार के कार्यों में अहम तल्लीन तथा क्रियाशील होता है। अहम वह एक परिस्थिति है जिसमें व्यक्ति पूर्ण रूप से सक्रिय होता है। जब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि उसकी क्षमता कार्य को पूरा नहीं कर सकती है, तब उसको लगता है कि मेरे अहम को ठेस पहुंच रही है, तब अधिगम की क्रियाओं की सर्वोच्च अवस्था होती है। अहम की तल्लीनता का अर्थ होता है कि व्यक्ति का कार्य में तल्लीन होना स्व का मूल्यांकन तल्लीनता को प्रभावित करता है। स्व को बचाने के लिए विविध प्रकार के तरीकों व प्रविधियों का उपयोग करता है तथा विकल्पों का भी उपयोग करता है। नेक्स्ट, आकांक्षा स्तर, लेवल ऑफ इंस्पिरेशन। शेरिफ और कैंट्रिल के अनुसार आकांक्षा का स्तर अहम की तल्लीनता को प्रभावित करता है, और आकांक्षा स्तर संबंधित कुछ कारक है कि बालक का आकांक्षा स्तर किस प्रकार का होगा। उसमें पहला है व्यक्तित्व संबंधी कारक तथा छात्र का अनुभव। आकांक्षा स्तर इस बात से प्रभावित होता है कि बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है। इसमें हम कुछ देखते हैं, कुछ बालक, कुछ व्यक्ति, कुछ विषयी दृढ़ निश्चयी होते हैं, और उनका बिहेवियर जो होता है गोल डायरेक्टेड यानी लक्ष्य निर्देशित होता है, और उस लक्ष्य को पाने के लिए वो पूर्ण प्रयास करते हैं। तब ऐसी स्थिति में उनका आकांक्षा स्तर उच्च स्तर का होता है और उनकी अहम में तल्लीनता होती है। उसके छात्र के पूर्व के अनुभव भी इससे प्रभावित करते हैं। दूसरा है बालक का शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य। उच्च स्तर का होना या स्वस्थ होने पर बालक का आकांक्षा स्तर उच्च स्तर का होगा, जबकि अस्वस्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य वाले बालक का आकांक्षा स्तर इतना उच्च नहीं होता। वातावरण तथा कार्य करने की परिस्थितियां आकांक्षा स्तर को इस प्रकार से प्रभावित करती हैं कि जब विद्यालय और पारिवारिक वातावरण में उसके कार्य करने की परिस्थितियां उसके फेवरेबल या पक्ष में होती है, तब उसका आकांक्षा स्तर उच्च होता है। इसकी विपरीत स्थिति में उसका आकांक्षा का स्तर भी निम्न हो सकता है। सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण भी बालक के आकांक्षा स्तर को निर्धारित करते हैं। जिस प्रकार के सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में बालक रहता है। और नेक्स्ट है प्रजातांत्रिक लक्ष्यों का शिक्षा में स्थान। किस प्रकार की शिक्षा पद्धति बालक के बालक की उपलब्धियों को किस प्रकार से
प्रोत्साहित और अभिप्रेरित किया जाता है, यह भी उसकी आकांक्षा के स्तर को निर्धारित करेंगे। और अहम की तल्लीनता को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है, ये भी बालक के आकांक्षा स्तर को निर्धारित करते हैं। अब प्रश्न है, अहम की तल्लीनता के सिद्धांत का शिक्षा में उपयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। कक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए शिक्षक को छात्रों के आकांक्षा स्तर को उच्च उठाना चाहिए। हमें ध्यान रहे कि अहम की तल्लीनता बालक के आकांक्षा स्तर पर ही निर्भर करती है। तो हम बालक का आकांक्षा स्तर जब उच्च करेंगे तो बालक अहम में तल्लीन होगा और उसका अधिगम स्तर बढ़ेगा। कक्षा शिक्षण में छात्रों को पुनर्बलन प्रदान किया जाना चाहिए और छात्रों में स्व अभिप्रेरणा की प्रवृत्ति विकसित करनी चाहिए और शिक्षक को अपनी पाठ्य योजना का निर्माण इस प्रकार से करना चाहिए जिससे छात्रों में स्वभावनाओं या आत्मीयता का विकास किया जा सके। आज हमारे इस वीडियो लेक्चर में सम्मिलित थे सूझ का सिद्धांत और अहम की तल्लीनता का सिद्धांत। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।